क्लास 9 साइंस वाले बच्चों, आज से फिजिक्स स्टार्ट। मोशन चैप्टर लेक्चर 1, फिजिक्स का लेक्चर 1, मोशन चैप्टर्स नेम इज मोशन, चैप्टर्स नेम इज मोशन। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल स्टडी दिस चैप्टर मोशन। अच्छा, 8 से 9 में क्या अंतर? 8 से 9 में क्या अंतर? 8 में आप लोग चैप्टर 1 पढ़ते थे, चैप्टर 2 पढ़ते थे, चैप्टर 3 पढ़ते थे, चैप्टर 4 पढ़ते थे, चैप्टर 5 पढ़ते थे। बट 9 10 में इस तरह से नहीं है। 9 10 में फिजिक्स जैसे केमिस्ट्री का एक चैप्टर हो गया। अब आपके एनसीईआरटी बुक में केमिस्ट्री का चैप्टर 1 2 3 4 दिया हुआ है साइंस बुक में, बट एक्चुअल में वैसा नहीं होगा। केमिस्ट्री का एक चैप्टर हो गया, फिजिक्स का एक चैप्टर होगा, बायोलॉजी का एक चैप्टर होगा। सिर्फ ट्यूशन में बात नहीं कर रहा, आपका जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें भी ऐसा ही है। केमिस्ट्री का एक, फिजिक्स का एक और बायोलॉजी का एक। पहले आपका साइंस का आता था फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर, अब आपका है एक फिजिक्स एक केमिस्ट्री एक बायोलॉजी, 2 फिजिक्स 2 केमिस्ट्री 2 बायोलॉजी। तो केमिस्ट्री का चैप्टर 1 हो जाने के बाद फिजिक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट होता है मोशन। ये चैप्टर हमने सोचा था कि जब ऑफलाइन मोड पर बच्चे आने लगेंगे तो ऑफलाइन में भी पढ़ेंगे और ऑनलाइन में भी, बट सिचुएशंस काफी बिगड़ गई है तो घर पर रहेंगे, सेफ रहेंगे और सेफ्टी पूर्वक ही हम लोग अपना सिलेबस कवर करने का स्टार्ट करेंगे। चैप्टर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 मोशन। और फिजिक्स का चैप्टर बच्चों देखो ऑफलाइन में होते तो थोड़ा ज्यादा लेक्चर देता है। फिजिक्स का सारा चैप्टर जो है, जैसे केमिस्ट्री का चैप्टर 1 आप लोग पढ़ लिए, बहुत बढ़िया चैप्टर है, बट फिजिक्स में जितना भी चैप्टर्स आप लोग पढ़ेंगे वो सब का सब कनेक्टेड रहेगा। सिर्फ 9th के यूनिट टेस्ट हाफ ईयरली का बात नहीं है। 9th का फिजिक्स, 10th का फिजिक्स, 11th का फिजिक्स, 12th का फिजिक्स और आगे अगर आप लोग साइंस ऑप्ट करते हैं, साइंस के साथ जुड़े हुए रहते हैं तो फिजिक्स पेपर जो है वो कनेक्टेड है। साइंस पूरा ठीक है, केमिस्ट्री बायोलॉजी सब कनेक्टेड है, बट फिजिक्स जो है वो लाइन बाय लाइन है। इसीलिए आप लोग ध्यान से देखेंगे। चैप्टर का नाम सभी मिला सकते हैं। पहला चैप्टर मोशन है तो दूसरा चैप्टर का नाम फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन है। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि फिजिक्स का कोई भी चैप्टर किसी भी क्लास में कहीं भी मेरे से या फिर किसी से भी पढ़ो, सिर्फ उस हिसाब से नहीं पढ़ना है कि इसको पढ़ लिए 4 क्वेश्चन बना लिए बात खत्म। फिजिक्स जो है वो कनेक्टेड है, ऐसा सीखना है कि अगले चैप्टर्स में भी इसके कॉन्सेप्ट्स को जोड़ सको। तो चैप्टर 1 फिजिक्स का स्टार्ट होता है। चैप्टर 1 फिजिक्स का स्टार्ट होता है विथ द नेम ऑफ द चैप्टर। चैप्टर का नाम ही मोशन है और सबसे पहले हम लोग मोशन के बारे में ही बातचीत करेंगे। तो मोशन किसको कहते हैं? तो सबसे पहले हमें जानना है कि मोशन एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। मोशन एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी को कहते हैं जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। मोशन को हम लोग नाप नहीं सकते। मोशन चैप्टर का नाम है, फिजिक्स का पहला चैप्टर है। सिर्फ 9th क्लास का नहीं, मतलब ओवरऑल जो फिजिक्स अब से अब हम लोग जो पढ़ेंगे उसका पहला चैप्टर है मोशन। और मोशन में सबसे पहले हमें जानना है कि मोशन खुद एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। मोशन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगले चैप्टर में फोर्स, उसके अगले चैप्टर में ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके अगले चैप्टर में वर्क एनर्जी एंड पावर, उसके अगले चैप्टर में साउंड। बोलने का मतलब है कि मोशन एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। मोशन को हम लोग नहीं नाप सकते, बट मोशन चैप्टर के अंतर्गत बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हमें पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानने का ट्राई करेंगे कि मोशन किसको कहते हैं। तो अभी मैंने क्लियर कट बताया कि मोशन कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो इसका कोई फॉर्मूला या फिर इसका कोई ऐसा डेफिनेशन तो नहीं होगा, बट मोशन का मीनिंग क्या होगा। तो फिजिक्स में, साइंस में कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर ले, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपना पोजीशन चेंज कर ले, कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर ले टाइम के साथ, टाइम के साथ, टाइम के साथ, टाइम के साथ, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपना पोजीशन चेंज कर ले, तब हम लोग कहते हैं कि मोशन हो गया जी। तब हम लोग कहते हैं कि मोशन हो गया। ठीक है, मोशन होने के लिए क्या होना चाहिए? एक ऑब्जेक्ट को क्या चेंज करना है? अपना मोशन। कैसे? टाइम के पैसेज के साथ। अपना मोशन नहीं, अपना पोजीशन। अब पोजीशन जब चेंज करोगे तो जैसे मैं यहां से, मेरा पोजीशन चेंज हो गया, मैं यहां पर हूं, मेरा पोजीशन ऐसे तुम्हारे तरफ आ गया। क्या चेंज हो रहा है? मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है। किसके हिसाब से? टाइम के हिसाब से। बट हम लोग को एक चीज और देखना है कि जो पोजीशन चेंज हो रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है ना। जैसे मैं अभी यहां पर हूं तो ये जो बोर्ड है ये मेरा रेफरेंस पॉइंट। अब मैं ऐसे जाऊंगा तो इस रेफरेंस पॉइंट से मैं दूर चले गया, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है। अगर मैं ऐसे जा रहा हूं तो मेरा इस रेफरेंस पॉइंट से दूरी बन रहा है। इसका मतलब है मोशन होने के लिए हमें क्या क्या देखना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होना देखना पड़ेगा। कैसा ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होगा?
टाइम का पैसेज के साथ और किसके रिस्पेक्ट में, एक रिफरेंस पॉइंट के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन कितना चेंज हुआ। अगर ये सब हो रहा हो तब हम लोग कहेंगे कि मोशन हुआ। और मोशन खुद का कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसका कोई फॉर्मूला या फिर डेफिनेशन मतलब उस तरह से नहीं होगा कि इस पर न्यूमेरिकल मोशन का बनाना शुरू हो जाए। मोशन एक कॉन्सेप्ट है। तो मोशन तो कोई खुद का एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, बट इसके बारे में अगर हम लोग लिखेंगे तो कुछ इसी तरह से लिखेंगे, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ पैसेज ऑफ टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। अगर ऐसा हुआ, बॉडी टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज किया विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, तब हम लोग ऐसा कहते हैं कि मोशन हो गया। तब हम लोग ऐसा कहते हैं कि मोशन हो गया। मोशन कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो मोशन चैप्टर में सबसे पहले मुलाकात होगी इस वर्ड से, इसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस किसको कहेंगे? अगर आप कंफर्म है, अगर आप कंफर्म है, अगर आप कंफर्म है, अगर आप कंफर्म है कि बॉडी मोशन में है, अगर आप कंफर्म है कि बॉडी मोशन में है, अगर आप कंफर्म है बॉडी मोशन में है, तो उस मोशन में जितना एक्चुअल लेंथ उस ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया है, जितना एक्चुअल लेंथ एक ऑब्जेक्ट ने अपने मोशन में ट्रेवल किया है, जितना एक्चुअल लेंथ एक ऑब्जेक्ट ने अपने मोशन में ट्रेवल किया है, उस एक्चुअल लेंथ को ही हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। उस एक्चुअल लेंथ को ही हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। उस एक्चुअल लेंथ को ही हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ध्यान से देखना, एक ऑब्जेक्ट है, ये यहां से यहां 4 मीटर चला। अच्छा, ये बात हो रही थी इसका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, डिस्टेंस का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो है दैट विल बी इन मीटर्स। डिस्टेंस का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट विल बी इन मीटर्स। डिस्टेंस का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट विल बी इन मीटर्स। ठीक है, और छोटा यूनिट भी है सेंटीमीटर, मिलीमीटर, और बड़ा यूनिट भी है किलोमीटर, है ना, लाइट ईयर, और कुछ आप लोग और भी पढ़ेंगे जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ेगा। फिलहाल स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट विल बी मीटर। ठीक है, अब देखो एक ऑब्जेक्ट है, वो ए से बी गया 4 मीटर, ए से बी गया कितना, 4 मीटर गया। ठीक है, और मान लो यहां से 90 डिग्री पर 3 मीटर गया, 4 मीटर और 3 मीटर, तो टोटल लेंथ कितना ट्रेवल किया बताओ तुम लोग? 4 और 3, 4 और 3। तो यहां पर जो टोटल डिस्टेंस है, और यू कैन से जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, वो हो गया 7 मीटर। उसी तरह से इस केस में देखो, अगर ये 4 मीटर ऐसे और 3 मीटर ऐसे आगे चला, अभी देखो 4 और 3, अब डिस्टेंस कितना हो गया? अब आप देख रहे हैं तो डिस्टेंस अभी भी 7 मीटर ही है। और अगर ऐसे गया 4 मीटर और फिर वापस आ गया 3 मीटर, ए से बी गया 4 मीटर और फिर बी से सी 3 मीटर मान लो वापस आ गया, अभी भी कितना गया? 4 और 3। तो अभी भी अगर हम लोग डिस्टेंस देख रहे हैं तो इस केस में भी डिस्टेंस जो है वो 7 मीटर आ रहा है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले हम लोग देखेंगे कि बॉडी मोशन में है क्या। अगर मोशन में है, कंफर्म हो, तो उस ऑब्जेक्ट ने अपने मोशन में टोटल जितना डिस्टेंस, टोटल लेंथ जितना, एक्चुअल लेंथ जितना ट्रेवल किया, उसी एक्चुअल लेंथ को ही हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। और डिस्टेंस का मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ तक डिस्टेंस के बारे में जानने के बाद अब बढ़िया से देखना, इन तीनों ही एग्जाम्पल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बॉडी का डायरेक्शन तो अलग अलग था। 4 ऐसे 3 ऐसे फिर भी 7, 4 ऐसे 3 ऐसे फिर भी 7, 4 ऐसे 3 ऐसे फिर भी 7। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन चेंज करने के बावजूद उसके मैग्नीट्यूड मतलब जो वैल्यू आ रहा है उस पर फर्क नहीं पड़ता हो, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग आज के बाद जब तक साइंस पढ़ेंगे तब तक इसको हम लोग स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड जो फाइनल वैल्यू है, फाइनल आंसर है, उसका
किस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है उस पर फर्क अगर ना पड़ जाए, उस पर फर्क नहीं पड़े, तो वैसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। और डिस्टेंस जो है वो बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी का। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अलग से मैं स्केलर क्वांटिटी का डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा, बट फिलहाल समझ लेंगे कि डायरेक्शन चेंज करने के बावजूद जिस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड पर फर्क नहीं पड़ रहा हो कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में चल रहा हो, वैसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। एक्चुअल लेंथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट मीटर है। ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है और इसके मैग्नीट्यूड का किस डायरेक्शन पर ये एक्ट कर रहा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। एंड डिस्टेंस इज एन एग्जांपल ऑफ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। तो यहां तक लिखने के बाद आप लोग में से कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि आगे क्या, डिस्टेंस तो समझ गए, अब आगे क्या। तो आगे आप थोड़ा सा बात को समझना, उसके बाद आगे डिस्कशन करेंगे। ये समझ गए तो समझो कि 9th क्लास फिजिक्स का बहुत बड़ा कहानी समझ गए। नहीं समझ पाए तो दिक्कत ही दिक्कत। 3 एग्जाम्पल आपके सामने था, ये तीनों एग्जाम्पल है आपके पास 4 3 4 3 और 4 3, ठीक है। ये पहला एग्जाम्पल था, ये दूसरा एग्जाम्पल था, ये तीसरा एग्जाम्पल था। पहले एग्जाम्पल में बॉडी कहां से कहां गया, ए से बी, बी से सी। टोटल इसका डिस्टेंस कितना रहा था, डिस्टेंस वाज 7 मीटर्स, ठीक है। अब आप लोग यहां तक तो समझ गए होंगे, तो बताना ए बी सी ए बी सी ए बी सी में शुरुआत मोशन का कहां से हुआ, ए से, खत्म कहां पर हुआ, सी पर। अब ए से सी तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, अभी तुमने एक्चुअल लेंथ निकाला 4 3 4 3 4 3 7। अब तुमको ए से सी, इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से फाइनल तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, वो भी स्ट्रेट लाइन सेगमेंट में ही होना चाहिए। इनिशियल मतलब शुरुआत मोशन का जहां से हुआ और खत्म जहां पर हुआ, शुरुआत से खत्म जहां तक का हुआ, उसके बीच का इनिशियल से फाइनल तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है ए से सी। जैसे यहां पर ए से सी का ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ, ये जो ए से सी है, ए से सी, इसी को हम लोग डिस्टेंस नहीं, इसको ही आज के बाद हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। इट विल बी नोन एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट 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 इस केस में अगर आप देख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट अगर आप देख रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम सबको आता है मेरे ख्याल से, ये 90 डिग्री पर था, इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये 5 मीटर का आएगा, सबको आता है पाइथागोरस थ्योरम। 16 9 25 का रूट 5 मीटर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वो 5 मीटर हो गया। यही हमें क्लास 9 के मोशन में सीखना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस निकालने के लिए पूरे मोशन का एक्चुअल लेंथ निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इनिशियल से फाइनल पोजीशन ऑफ अ मोशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, इसी को ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। जैसे इस केस में डिस्टेंस कितना था, इस केस में डिस्टेंस भी 7 मीटर का है, 4 और 3। और अगर ध्यान से देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट भी इनिशियल कहां पर है, ए, और फाइनल कहां पर है, सी, और ये स्ट्रेट लाइन सेगमेंट पर ही होना चाहिए। तो ध्यान से देखेंगे तो इस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी सेम आ रहा है, और इसी को ही हम लोग कहते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल अगर स्ट्रेट लाइन मोशन में होगा तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा। 9th क्लास का 90-95% से भी ज्यादा 99% में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम ही माना जाएगा, क्योंकि आप लोग समझना स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम ही आता है। बाकी सी केस में देखो, सी केस में, इस केस में डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस कितना था इस केस में 4 3, तो इसका डिस्टेंस तो 7 मीटर था। बट अगर डिस्प्लेसमेंट को देखोगे इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से फाइनल,
इनिशियल ए फाइनल सी, यहां से यहां, बट डिस्प्लेसमेंट केवल ए से सी होगा। ये 4 में से 3 गया तो ये केवल 1 ही मीटर हो जाएगा, 4 में से 3 चला गया तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो केवल 1 मीटर हो रहा है। तो देख रहे हो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है। डिस्टेंस जो है उसमें हम लोग एक्चुअल लेंथ निकाल रहे हैं, डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया, और डिस्प्लेसमेंट निकालते समय हम लोगों को केवल ख्याल करना है डिस्प्लेसमेंट निकालते समय नेक्स्ट डेफिनेशन यही है। ये एग्जांपल लिखने के बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हमारा यही है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में हम लोग क्या निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट में इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये एक तरह का डिस्टेंस ही, बट ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम इनिशियल शुरुआत से लेकर के फाइनल पोजीशन तक, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, और ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल है ये स्ट्रेट लाइन में ही होना चाहिए। ठीक है, बाकी एंड में क्या निकाल रहे हो, आखिर तो डिस्टेंस निकाल रहे हो, इस वजह से इसका भी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट मीटर में ही आएगा। इसका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो है वो मीटर में आएगा, इसका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो है वो मीटर में आएगा। बाकी एक चीज आप लोग देखें, यहाँ पर तीनों केस में डायरेक्शन चेंज कर रहे थे। 4-3 तो आंसर 5 हो गया, 4-3 तो आंसर 7 हो गया, 4-3 तो आंसर 1 हो गया। इसका मतलब है इस केस में डायरेक्शन जैसे जैसे चेंज कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड में फर्क पड़ जा रहा है। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को ही हम लोग वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। डिस्टेंस तो स्केलर है, 4-3 4-3 4-3 कहीं भी गए आंसर 7, बट डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन देखो कहां से शुरू हुआ कहां गया, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट में कितना आंसर आया। डायरेक्शन पर फाइनल आंसर के मैग्नीट्यूड पर फर्क पड़ जाए तो वो वेक्टर क्वांटिटी है, अगर फर्क ना पड़े तो वो स्केलर क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट तो भैया वेक्टर है और डिस्टेंस जो था वो स्केलर क्वांटिटी था। हम लोग अलग से भी स्केलर वेक्टर के बारे में लिखेंगे, बट फिलहाल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मेरे ख्याल से आप लोगों को आ गया होगा समझ में। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया होगा, इसको लिख लो बढ़िया से। और इसको लिखते लिखते ये बता दो, थोड़ा सा इसको लिखते भी रहो और थोड़ा सा ये भी बताते चलो। थोड़ा सा ये बता दो कि एक ऑब्जेक्ट गया 4 मीटर पर और 4 मीटर वापस आ गया। 4 गया भी और फिर 4 मीटर वापस भी आ गया। तो जहां से चला वहीं पर आ गया, तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया इस केस में, 4 और 4 डिस्टेंस हो गया 8 मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट को अगर देखें, जहां से चले वहीं आ गए, जहां से चले वहीं पर आ गए, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो रहा है। देखो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, डिस्टेंस का वैल्यू सिर्फ बढ़ते ही रहता है। एक बार चल दिए तो बॉडी का डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकता है। एक बार चल दिए हो तो डिस्टेंस कुछ आएगा, बट डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू चलने के बाद भी 0 आ सकता है। यही स्केलर वेक्टर के बीच में डिफरेंस बिटवीन है, यही डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस बिटवीन है। और आज के क्लास में इतना ही पढ़ना था। मोशन क्या होता है उसके बारे में सीखे, और मोशन कोई एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। मोशन को शुरू करने के लिए हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जरूरत पड़ेगा। तो डिस्टेंस के बारे में भी देखें और डिस्प्लेसमेंट के भी बारे में देखें। तो कल पहले स्केलर वेक्टर के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस बिटवीन के बारे में थोड़ा सा समझ ही गए होगा, और फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कल हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इसका नोट्स भी बना करके रखो। और जो भी बच्चे एडमिशन नहीं ले पाए हैं अभी तक, और या फिर फी से रिलेटेड अगर कुछ भी आप लोगों को प्रॉब्लम है, तो इस नंबर पर कॉल कर लेंगे जो लोग ऑफलाइन मोड पर जुड़े हुए हैं, और इसी नंबर पर ही आप लोग एडमिशन फी जो है, जो लोग ऑफलाइन मोड पर हैं एडमिशन ले लेंगे। और इस नंबर पर जो भी प्रॉब्लम होगा उस पर मेरे से कांटेक्ट करते रहेंगे, और नोट्स हम लोग घर पर ही बैठकर आराम से बनाते रहेंगे। रिस्क नहीं लेना, बाहर निकलने का भी कोई जरूरत नहीं है। घर से सेफ रहो
और सबको बचाते चलो। और दोस्तों के पास अगर नहीं नोट्स है तो उन लोगों को वीडियो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करके रखो। और कल मिलते हैं आगे के नोट्स के साथ।